फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, डिफाइंस, ठीक है, कुछ बताना चाहती हूँ जो कि ज़रूरी हैं। सो बेसिकली डीएनए है चाहे आरएनए है, दो ही तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो एज ए हेरिडिटी मटेरियल काम करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में। सो अगर डीएनए है और अगर आरएनए है, इन्हें हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। डीएनए में क्या रहता है कि डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसकी फुल फॉर्म है, उसमें डिऑक्सीराइबोज शुगर है। आरएनए में राइबोज शुगर है, उसे हम राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, सो जितने भी ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या जैसे बैक्टीरियाज हैं, उनमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस केसेस हैं जहाँ पे डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे वायरस हैं 5174, ठीक है, और वैसे आरएनए जो होता है वो मेनली सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वो डबल स्टैंडर्ड हो जाता है, जैसे रियो वायरस के केस में हो जाएगा वो। ठीक है, सो इस तरह से ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं। दो ही तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं जो हेरिडिटी मटेरियल काम करते हैं, और बेसिकली यही ऐसे हेरिडिटी मटेरियल्स हैं जो आगे इंफॉर्मेशन बनाते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफरेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि डीएनए का क्या रोल है और आरएनए का क्या रोल है। ठीक है, बाकी जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या रहता है, आरएनए रहता है। पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं कि डीएनए एक्चुअली में क्या है या उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, क्योंकि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, सो जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो मेनली क्या रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने रहते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। मोनोमर्स से ही क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, सो डीएनए जो है वो एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मोनोमर्स हैं जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, सो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, शुगर मॉलिक्यूल उनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस होंगे, कुछ प्रेजेंट रहेंगे, और उनकी जो लिंकिंग होगी, बॉन्ड्स जो उनमें प्रेजेंट रहेंगे वो फॉस्फेट बॉन्ड्स रहेंगे। ठीक है, फॉस्फेट वही जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, फॉस्फोरस जिसका पी सिंबल है, वही है। हर एक एलिमेंट का आपको पता है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। ठीक है, वी आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जब ये शुरू हुई थी यूनिवर्स की, जब ये यूनिवर्स शुरू हुआ था तो वहाँ पे क्या था कि कुछ जो पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन नहीं थी तब। नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, बड़ा रिड्यूसिंग सा इन्वायरमेंट था। बाद में जब ऑक्सीजन आई तो एरोबिक रेस्पायरेशन, हर चीज़ जो है वो ऑक्सीजनेसिंग होने लगी, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट आ गया। तभी एक्चुअली में क्या है ना, जैसे कार्बन जो है शुरू से ही प्रेजेंट है ना जब ये कॉस्मोस में, जब ये यूनिवर्स शुरू हुआ, अर्थ में जितनी भी ये डेवलपमेंट शुरू हुई, तभी हमारे अंदर क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये प्रेजेंट ही प्रेजेंट हैं। हमारी बॉडी बायोमॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, और बायोमॉलिक्यूल्स में क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें बहुत ही, ये नींव हैं, फाउंडेशन बेसिस हैं, इनकी ही बनी होती हैं वो। ठीक है, हम कार्बन 14 डेटिंग भी करवाते हैं कि कितना कार्बन यूज़ हुआ है बॉडी का और कितना रह गया है। फॉसिल्स की पहचान करवाते हैं इससे कि अच्छा इतना कार्बन यूज़ हो चुका है, इसका मतलब इसका लाइफ स्पैन इतना था। सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स एंड वी आर ऑल्सो ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड से बना हो। आप जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं, ठीक है, सो क्या है कि उसी तरह से क्या है कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वही क्या कंपोजिशन कंपोज करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। और न्यूक्लियोटाइड्स किस किस के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट, वो जो लिंकिंग कंपाउंड एक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट के बने होते हैं। तो जितने भी आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो इन टर्न किसके बने होंगे, न्यूक्लियोसाइड्स में आपके शुगर रहेंगे। ठीक है, शुगर और नाइट्रोजन बेसिस रहेंगे प्रेजेंट। ठीक है, शुगर आपकी जैसे राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज भी हो सकती है, दो ही तरह की शुगर्स होंगी। डीऑक्सीराइबोज जो होगी वो आपके डीएनए में कंटेंट में रहेगी, राइबोज जो होगी आपकी वो आरएनए कंटेंट में रहेगी। नाइट्रोजन बेसिस में आपके आ जाएंगे प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं जो कि टोटली अमीनोज के बने हुए हैं।
अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना। सो प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स क्या हैं? ये बेसिकली नाइट्रोजन बेसिस हैं जिनसे आपका डीएनए क्या करता है, अटैच रहता है। ये बेसिस ना डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं और इनमें एक स्पेशल अटैचमेंट होती है, एक के लिए एक जिम्मेदार होता है, ठीक है। जैसे एडेनिन की अटैचमेंट, जो बॉन्ड जो बनाएगा वो थाइमिन के साथ बनाएगा, ग्वानिन जो बनाएगा वो साइटोसिन के साथ बनाएगा, ATCG, इस तरह से करके नाइट्रोजन बेसिस जब अटैच रहते हैं ना, तो वो वहाँ पे लिंकिंग बनाते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, ठीक है। सो प्यूरिमिडीन्स में आपके आ जाएंगे एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन्स में, और पिरिमिडीन्स में आ जाएंगे आपके थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो बेसिकली ऐसी नाइट्रोजन बेस है जो आपकी सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट रहेगी, मतलब ये आपके आरएनए की पहचान करवाएगी। जिस भी डीएनए में अगर बेस इस तरह से होगा, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल, तो वो आपका आरएनए कहलाएगा। और अगर जो डीएनए होगा उसमें यूरेसिल की जगह क्या होगा? थायमिन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनकी आपस में ना लिंकिंग रहती है, बहुत ज़बरदस्त बॉन्डिंग रहती है। नाइट्रोजन बेसिस क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए कोड करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, बॉन्ड बनाएंगे और उसके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। सो आप देख सकते हो कि एक डीएनए कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है। थायमिन, साइटोसिन एंड उसके बाद क्या है? ग्वानिन। और यहाँ पे मतलब ये बताया हुआ कि प्यूरिन्स में क्या क्या है और पिरामिडीन्स में क्या क्या है, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये एक तरह से क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। मोनोमर्स से बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे डीएनए की, और ये बेसिकली सेल कंटेंट में प्रेजेंट रहते हैं, और नियर अबाउट 2% ऑफ द सेल कंटेंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और ये इनमें किन किन कंपाउंड्स के बने होते हैं? बेसिकली हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है। सो इस तरह से एक जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जैसे आरएनए है चाहे डीएनए है, उनमें ये शुगर प्रेजेंट रहती हैं, ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट रहते हैं, और फॉस्फेट क्या काम करता है? लिंकिंग कंपोनेंट का। गॉट इट? सो आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर या डीएनए क्या चीज़ है। सो जैसे अगर हम देखें, आरएनए है और डीएनए है, ठीक है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की अगर हम बात करेंगे या आरएनए की पहले बात करें तो उसमें क्या है कि प्यूरिन्स हैं, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ, एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडीन्स इसमें क्या रहेंगी? साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन एब्सेंट रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा? यूरेसिल एब्सेंट रहेगा, बाकी थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड ग्वानिन प्रेजेंट रहेगा, और डीऑक्सोराइबोस शुगर प्रेजेंट रहेगी। बाकी अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से बेसिस अरेंज रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट के बने होते हैं, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहता है डीएनए का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किस तरह से प्यूरिन्स या पिरिमिडीन्स या राइबो या शुगर किस तरह से अटैच रहती है, ठीक है। ये डिऑक्सी राइबोस शुगर कैसे अटैच रहती है। सो यू कैन सी, और इसी डीएनए पे एक्चुअली एक रूल है, ठीक है, जो शारगैप्स रूल है, बेसिकली साइंटिस्ट ने दिया था शारगैप्स रूल। और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जितने भी हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं, चाहे वो प्यूरिन्स हैं चाहे वो पिरिमिडीन्स हैं, कि वो कैसे अरेंज रहेंगी डीएनए के ऊपर, ठीक है। एडेनिन जो होती है, ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, ठीक है, जो कि एक प्यूरिन है। वो जो पिरिमिडीन है, टी, थायमिन, जो कि सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, उसके साथ लिंक करेगी। उसका सी से कोई कनेक्शन नहीं है, जी से कोई कनेक्शन नहीं है। ए वाली एडेनिन हमेशा टी वाली थायमिन के साथ कोड करेगी, और इनके बीच में आपस में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेंगी, ठीक है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन, ये इस तरह से हम करते हैं, जैसे ए से टी को रिप्लेस कर दिया, टी से ए को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एडेनिन पेयर्स विथ थायमिन एंड साइटोसिन पेयर्स विथ ग्वानिन, और जी और सी के बीच क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहती है, ठीक है। और कहीं अगर सी प्रेजेंट होगा उसे हम जी से रिप्लेस कर देंगे, जी प्रेजेंट होगा उसे हम सी से रिप्लेस कर देंगे। सो ये इनकी पेयरिंग रहती है। सो वो डबल बॉन्ड से रहेगी और वो ट्रिपल बॉन्ड से रहेगी।
इनके बीच में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। और जो कंसंट्रेशन होती है प्यूरिन की, वो हमेशा, जैसे अगर प्यूरिन की कंसंट्रेशन pyrimidine की कंसंट्रेशन से बिल्कुल रेशियो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर A है तो उसके साथ T आएगा, एडेनिन के साथ थायमिन आएगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल बराबर होगी। C है तो वो G के साथ पेयर करेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, शायद मुझे लगता है मिस प्रिंट हो गया। C के साथ ट्रिपल बॉन्ड रहेगी G के साथ। सो इस तरह से क्या होगा, कंसंट्रेशन आपस में बिल्कुल बॉन्डिंग में रहेगी। और जो रेशियो है एडेनिन की, ठीक है, वो क्या होगी, कंसंट्रेशन भी बिल्कुल बराबर रहेगी और रेशियो भी बिल्कुल बराबर रहेगी। रेशियो का मतलब समझते हो ना, जैसे ये है A/T=G/C, रेशियो भी इक्वल रहेगी और कांस्टेंट रेशियो रहेगी, ठीक है। वैसे ही क्या होगा कि कंसंट्रेशन भी इक्वल रहेगी और कांस्टेंट कंसंट्रेशन रहेगी। अगर हम G को C से करवा रहे हैं तो कहीं अगर C को G से पेयर करना पड़े तो बराबर बराबर रहेगी। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA, ठीक है। DNA का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा मॉडल कहलाता है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। DNA का स्ट्रक्चर एक्चुअली बहुत सारी स्टडीज़ के बाद DNA के स्ट्रक्चर को मतलब उभारा गया। पहले इसके लिए कुछ डबल इस तरह कर रहे थे कि जैसे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे होते हो, स्पायरली हेलिकली डबल स्ट्रक्चर है ये। तो इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने इसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया था और उसके बाद इस मॉडल को हम कहते ही यही हैं, DNA के मॉडल को, दैट दिस इज़ अ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप जिस तरह से इसको देख ही रहे हो, आप सबको सब दिख रहा होगा। और किस तरह से देखो, A पेयर्स विद T, एडेनिन थायमिन, और यहाँ पे T है तो A डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, CG ऐसे पेयरिंग होती है इनके आपस में। और यही नाइट्रोजन बेसिस हैं जो इन दोनों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को आपस में क्या करते हैं, क्लोज करके रखते हैं। और बीच में इनके क्या प्रेजेंट रहते हैं, फॉस्फेट बॉन्ड्स, ठीक है, बीच में इनके प्रेजेंट रहते हैं फॉस्फेट बॉन्ड्स। सो हमारे जो जितने भी यूकैरियोटिक, खासकर जो हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली ह्यूमन DNA डबल स्टैंडर्ड एंड हेलिकली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना किस तरह से है। सो ये बेसिकली J.D. वैटसन जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, और क्रिक जो थे, उन्होंने दिया था इस मॉडल, DNA का मॉडल डिज़ाइन किया था ताकि इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता सके, ठीक है। और उस टाइम पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल प्राइज़ हमेशा इस फील्ड में मिलता है, केमिस्ट्री की फील्ड में मिलता है, फिज़िक्स की फील्ड में मिलता है, फिजियोलॉजी की फील्ड में मिलता है, मेडिसिन की फील्ड में मिलता है, लिटरेचर की फील्ड में मिलता है, पीस की फील्ड में मिलता है। बट जैसे बायो वगैरह होती है ना, इस फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। बट क्योंकि इनको मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के अंडर मिला था 1962 में, ठीक है। सो ऐसा मॉडल उन्होंने बताया कि ह्यूमन क्या यूकैरियोटिक डबल स्टैंडर्ड DNA की शेप इस तरह से होती है। और एक्चुअली में वो ज़्यादा फेम इसलिए ले गए, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, स्ट्रक्चर इसकी शुरू से ही इसके ऊपर चल रही, रिसर्च इनके ऊपर शुरू से ही चल रही थी। उन्होंने बस कुछ ऐसा इंटेलिजेंसी से बता के कुछ इस तरह से सिंथेसाइज कर दिया इनके ऊपर, जैसे शील्डन और श्वान की थ्योरी उन्होंने थोड़ी सी एलाबोरेट कर दी। बेसिकली सेल के बारे में तो किसी और ने ही मतलब इस तरह से किया था, तो बट नाम इनका बन गया कि DNA का मॉडल इन्होंने दिया है, ठीक है। सो इनकी बुक भी है द डबल हेलिक्स, जिसमें उन्होंने बहुत सारा काम अपना किया हुआ है। सो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें, वाटसन क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग चलें, तो जो DNA मॉलिक्यूल है, अगर आप देखो दो लॉन्ग पैरेलल आपको चेन्स दिख रही हैं, जिन्हें आप स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे कैसे वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, कनेक्टेड है ना, किस तरह से क्रॉसिंग हुई है, ऐसा ही आपको ड्रॉ करना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA या एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। तो आपको थ्योरी भी बतानी है और स्ट्रक्चर भी ऐसे वेल तरह से तैयार करके ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दो चेन्स अगर आप देखो या स्ट्रैंड्स आप इन्हें कहते हो, ये कैसे स्पायरली कॉइल्ड हैं, स्पायरल में हैं। और अगर हम एक कॉमन जो बीच में एक एक्सिस रखी हुई है इसके देखें, वो किस तरह से कॉइल्ड है आपस में, है ना। सो इसी को हम कहते हैं डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स और स्टैंडिंग पोजीशन है इसकी, मीन्स कि लीनियर है, गोल नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ठीक है।
और बेसिकली इसका अगर आप देखो कि क्या क्या कंसंट्रेशन है, इसका एक डायमीटर है, कांस्टेंट डायमीटर रहता है, ठीक है। 2 नैनोमीटर्स, या आप कर लो इस तरह से 20 एमस्ट्रॉन्ग, जिसके सामने आपको दिख रहा है डायमीटर ऑफ द डीएनए। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, डायमीटर ऑफ डीएनए इज 2 nm और 20 एमस्ट्रॉन्ग। और यहाँ पे इनकी दो तरह की ग्रूव्स रहती हैं। अगर आप ये छोटी सी जो ग्रूव देखो, ठीक है, अगर आप दो तरह की ग्रूव, एक मेजर ग्रूव रहती है नियर अबाउट 22 एमस्ट्रॉन्ग वाइड, एंड एक माइनर ग्रूव रहती है जो कि 12 एमस्ट्रॉन्ग वाइड रहती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो, एक कंप्लीट स्पाइरल टर्न जो है, कंप्लीट स्पाइरल टर्न जो है वो नियर अबाउट कितना है, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग है। आप देख रहे हो ना, जैसे एक ये इस तरह से स्पाइरल जो है वो कितना 3.4 नैनोमीटर लॉन्ग है, और यहाँ पे क्या है कि 10 बेस पेयर्स इसके साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। 3.5 nm और 34 एमस्ट्रॉन्ग भी आप कह सकते हो कि एक कंप्लीट स्पाइरल कैसा है, ठीक है। बाकी बहुत सारे इसके बेस फेसेस हैं जो कि डबल हेलिक्स को एक तरह से उनकी इंटीरियर फेसेस जिन्हें आप कह सकते हैं, वो नियर अबाउट 0.3 nm और 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये क्या है, इसके ये बेस फेसेस हैं डबल हेलिक्स के, जिस तरह से वो अरेंज्ड हैं, मतलब उनमें कितनी एक तरह से दूरी है। देन जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अगर आप देखो राइट हैंडेड है। आपको पता होगा, जैसे हम बोलते हैं कोई भी चीज़ होती है राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं ना, वैसे ही है कि हेलिकल स्ट्रक्चर है जनरली राइट हैंडेड है। स्पाइरल जो है इसका राइट हैंड से टर्न लेता है, ठीक है। और क्या मतलब हुआ इसका कि ये क्लॉकवाइज चलता है, जैसे क्लॉक चलती है। आई होप दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो जो डीएनए का मॉलिक्यूल है एक तरह से क्या है, ये ट्विस्टेड शेप में आ गया ना, थोड़ा ट्विस्ट में है, बिल्कुल प्लेन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ट्विस्टेड है और लैडर स्ट्रक्चर है। देखो आपको ऐसा लग रहा हो जैसे सीढ़ियाँ हैं, ये सांप सीढ़ी वाली, लूडो वाली सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, लैडर टाइप, तभी इसको कहते हैं डीएनए मॉलिक्यूल इज ट्विस्टेड लैडर, मतलब इसको कहा जाता है ऐसे। सो जितने भी इसके अगर आप देखो कि वर्टिकली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फॉस्फेट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। वो कैसे जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट बॉन्डिंग रही है सब में, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल जो है लैडर्स के, वो शुगर कंपोनेंट्स के साथ अटैच्ड हैं, ठीक है। वर्टिकल बार्स जैसे आप कह सकते हो, वो शुगर कंपोनेंट्स के साथ अटैच्ड हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो पता है ना, सो वो उसके बने हुए हैं। और देन उसके बाद क्या है कि जितने भी वर्टिकल बार्स, जितने भी शुगर कंपोनेंट्स हैं, वो बेसिकली क्या है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, और उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो और इसके स्ट्रक्चर में क्या है कि जितना भी ओवरऑल जो इसकी आउटलुक है, मीन्स के स्ट्रक्चर की जो जितनी भी जो आउटलुक है, इट इज़ एनक्लोज्ड इन होल, मतलब हम ये नहीं एक ही स्ट्रक्चर के इस तरह से ये ट्विस्टेड पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हो 5' to 3', ये इसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस है कि रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। ये जब हम आगे पढ़ेंगे ना, 5' to 3' रेप्लिकेशन प्रोसेस है, ये कैसे होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ मॉडल जो है ये सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बताता है, ठीक है। जैसे आपको बता रही हूँ कि तो इट्स अ होल, अपने आप में ये पूरी चीज़ दर्शाता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। समझ रहे हो मेरी बात, कि डीएनए की बेसिकली रेप्लिकेशन होती कैसे है। ये खाली एक स्ट्रक्चर तो चलो है ही है, बट खाली डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है वहाँ से भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि इसमें से एक स्टैंड क्या होता है, वो एक तरह से ऐसे एक्ट करता है जैसे वो टेम्पलेट स्टैंड है, एक लैगिंग स्टैंड होता है, एक लीडिंग स्टैंड होता है, ठीक है। तो एक स्टैंड क्या कहता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए का। एक स्टैंड क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और दूसरा रेप्लिकेट होगा, और आगे जनरेशन टू जनरेशन वो मतलब आता जाएगा, ठीक है, ट्रांसफ़र होता रहेगा वो स्टैंड। यही रीज़न है कि स्टेबल कैसे है डीएनए। और अगर हम डीएनए को जब हीट करते हैं ना, बहुत सारे आगे प्रोसेस हैं, तो डीएनए के स्टैंड ब्रेक भी हो जाते हैं, पता है। और वापस जब ब्रेक हो जाएंगे ना, वापस इनको हम कूलिंग हीटिंग से ब्रेक हो जाएंगे, वापस इनको कूलिंग करेंगे तो जॉइन भी हो जाएंगे। तो ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। और बस बात यह है कि ये इस स्ट्रक्चर में रिलेटिवली स्टेबल है,
मतलब एक तरह से स्टेबल है, और हर जनरेशन टू जनरेशन जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो डीएनए कंटेंट, जो भी हम हैं चाहे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारा डीएनए और जितना भी हमारा कंटेंट है, जेनेटिक कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए में ही स्टोर रहती है। और ऐसे कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स की चेन से बना हुआ, तो पॉली मीन्स मैनी चेन्स, पॉली न्यूक्लियोटाइड हुआ, तो न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ है, तो इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है, सीक्वेंस बेस रहते हैं इसकी चेन में। तो यही जो सीक्वेंस होते हैं ये जेनेटिक कोड बनाते हैं, और यही कोड जो डीएनए में जो प्रेजेंट रहते हैं ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सेल को, और बहुत सारी इसमें प्रोटीन्स भी इसके साथ रहते हैं। डीएनए के साथ बहुत सारी प्रोटीन्स रहती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, पता होगा आपको, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी रहती हैं जो डीएनए को गाइड करेंगी कि डीएनए कैसे एक्ट करेगा। सो यही इन्फॉर्मेशन होती है सेल को, कि तूने सेल को बताते हैं कि भाई सेल ने ये प्रोटीन्स बनानी है, ये सेल को ये सब चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कुछ सीक्वेंसेस, इन्हें मैं प्राइमरी सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ सीक्वेंसेस, बेसिस के कुछ ऐसे सीक्वेंसेस जो हर चेन में प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में प्रेजेंट रहें डीएनए की, उन्हें प्राइमरी सीक्वेंसेस बोलेंगे, ठीक है। और इनमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आती हैं, और यही वेरिएशंस हैं कि हर किसी का डीएनए जो है वो अलग है, ठीक है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डीएनए टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपने इसका नाम सुना ही होगा। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे इलाबोरेट अगर हम करके देखें तो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, हम बोलते हैं ना फॉस्फेट ग्रुपिंग, फॉस्फेट लिंकिंग, ऐसे होता है फॉस्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इस तरह से फॉस्फेट ग्रुपिंग बनती है। और ये जैसे अगर राइबोज शुगर है तो वो ऐसे प्रेजेंट रहती है, कोई भी शुगर कर लो, ये राइबोज शुगर है। और जो डीऑक्सी राइबोज है वो आपने शायद ऊपर देखी है इस तरह से, ठीक है। ये पेंटोज शुगर का बना होता है ना, 5 पेंटोज शुगर। और ये रहता है ग्वानिन, ग्वानिन अपने स्ट्रक्चर में इस तरह से होती है, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस है ना, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, अमीनोज हैं ये सब। एडेनिन इस तरह से होगी, साइटोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हो सके तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोग कर लेना मतलब अच्छे से, ठीक है। ये थायमिन का स्ट्रक्चर है, ये यूरेसिल। सो इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे लिंकिंग, ये सपोज करो ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये आपकी सी जी से पेयर कर रही है, ए से टी, सी से जी, जहाँ पे सी और जी हैं, ग्वानिन और साइटोसिन हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है। और बाकी के हैं एडेनिन और थायमिन जो हैं वो डबल बॉन्ड हैं। इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो काफ़ी अभी हम आगे भी बढ़ेंगे डीएनए के बारे में कि कैसा डीएनए है या डीएनए के टाइप्स क्या क्या हैं, बट अभी हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम इसे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।